नमस्कार साथियों, आज हम अजमेर, जयपुर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जो 25 अगस्त 2018 को द्वितीय पारी में तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। तो इसका आज पहला प्रश्न है, एक डीसी सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है। यानी क्या कह रहा है कि डीसी सर्किट के अंदर इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान क्या होता है। तो देखो, डीसी सर्किट के अंदर इंडक्टिव रिएक्टेंस हो चाहे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका मान शून्य होता है। यानी डीसी सर्किट में रिएक्टेंस का मान शून्य होता है। रिएक्टेंस केवल एसी सर्किट में होता है, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एसी परिपथों में होता है, डीसी परिपथों में केवल प्रतिरोध होता है। तो ऑप्शन देखो, एकक नहीं, उच्च ये भी नहीं, शून्य सही है, बहुत ही ज़्यादा नहीं, एसी सर्किट के समान ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, शून्य होगा। यानी डीसी सर्किट में रिएक्टेंस का मान शून्य होगा, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 660 जूल कार्य करने के लिए 110 वोल्ट के विभवांतर वाले बैटरी द्वारा कितना चार्ज दिया जाना चाहिए। यानी क्या कह रहे हैं कि 660 जूल कार्य करने के लिए, तो कार्य बराबर क्या हो गया, कार्य बराबर हो गया 660 जूल। 660 जूल कार्य करने के लिए 110 वोल्ट के विभवांतर, तो V बराबर क्या हो गया, 110 वोल्ट वाली विभवांतर वाली बैटरी द्वारा कितना चार्ज दिया जाना चाहिए। आवेश का मान क्या होगा, यानी आवेश का मान क्या होगा ज्ञात करना है। तो देखो, अपना सूत्र क्या है कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है आवेश इंटू विभव, यानी Q इंटू V। अब देखो, ज्ञात क्या करना है, आवेश ज्ञात करना है, तो Q बराबर हो जाएगा कार्य बटा विभव। कार्य का मान क्या है 660 जूल और विभव का मान क्या है 110 वोल्ट, क्या हो जाएगा 6 कूलम। तो आवेश का मान क्या हो जाएगा 6 कूलम। किस ऑप्शन में, देखो बी ऑप्शन में, देखो 6 शीशी का से क्या कूलम, तो राइट आंसर हो गया बी, 6 कूलम। अगला क्वेश्चन है, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दोनों में प्राइमरी फ्लक्स हमेशा सेकेंडरी फ्लक्स के क्या होता है। यानी चाहे ट्रांसफार्मर चाहे स्टेप अप हो चाहे स्टेप डाउन हो, फ्लक्स का मान प्राइमरी फ्लक्स बराबर सेकेंडरी फ्लक्स होता है, यानी फ्लक्स का मान समान होता है। यानी प्राइमरी में जो फ्लक्स होते हैं वही सेकेंडरी में फ्लक्स होते हैं, यानी फ्लक्स का मान समान होता है। जो प्राइमरी में फ्लक्स बनते हैं वही सेकेंडरी में फ्लक्स काम आते हैं। तो फ्लक्स का मान समान होता है, चाहे स्टेप अप हो चाहे डाउन हो चाहे आइसोलेट हो, कोई सा भी ट्रांसफार्मर हो, फ्लक्स का मान हमेशा समान होता है। जो प्राइमरी में फ्लक्स है वही सेकेंडरी में होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों में समान होते हैं। तो अब देखो किस ऑप्शन में है, तो देखो पहला ए में क्या दे रखा है, फ्लक्स के अधिक होता है, यानी प्राइमरी फ्लक्स हमेशा सेकेंडरी फ्लक्स से अधिक होता है, नहीं, से छोटा होता है, नहीं, के बराबर होता है, सही, या तो ए या बी, ये भी गलत, या तो बी या सी, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या हो गया सी, यानी प्राइमरी फ्लक्स हमेशा सेकेंडरी फ्लक्स के बराबर होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को डीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है तो क्या होगा। यदि प्राथमिक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को यदि डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो इसके अंदर यानी ट्रांसफार्मर के अंदर ईबी यानी विरोधी विद्युत वाहक बल विकसित नहीं होगा, फलस्वरूप वो जल जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, देखो ट्रांसफार्मर कम क्षमता के साथ काम करेगा, नहीं, ट्रांसफार्मर अधिक क्षमता के साथ काम करेगा, नहीं, ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन पर असर पड़ेगा, ट्रांसफार्मर से धुआं निकलने लगेगा, वह जलने लगेगा, सही है, क्योंकि केवल इसमें प्रतिरोध ही रहेगा जो स्वप्रेरण के कारण, या सेकेंडरी में तो म्यूचुअल के इंडक्शन के कारण होता है, जबकि प्राइमरी में स्वप्रेरण के कारण विद्युत वाहक बल पैदा होता है, वो नहीं होगा, फलस्वरूप जो धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ट्रांसफार्मर जल जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर से धुआं निकलने लगेगा, वह जलने लगेगा। तो राइट आंसर हो गया डी, ट्रांसफार्मर से धुआं निकलने लगेगा वह जल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के संबंध में किस ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण होता है। यानी ट्रांसफार्मर में ईएमएफ समीकरण क्या होता है।
देखो ऑप्शनों में क्या क्या दे रखा है। पहले में दे रखा है E1 बराबर 4.4 फाई N1 इंटू फाई एम। ये होगा, कैसे होगा देखो, यानी अपना ट्रांसफॉर्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण क्या है, E बराबर 4.44 फाई एम इंटू एन इंटू एफ। ये यानी फ्लक्स इंटू लपेटन संख्या इंटू आवर्ती बराबर हो इंटू 4.44 बराबर होगा E, यानी प्राइमरी में हो चाहे सेकेंडरी में हो। अब यदि यहाँ 1 है तो N1 हो जाएगा, यदि यहाँ पे 2 है जैसे कि मान लो E2 बराबर 4.44 फाई एम, फ्लक्स समान है तो N2 इंटू एफ। अब एफ भी प्राइमरी और सेकेंडरी में समान रहेगा, तो ये भी सही है। इसके अलावा हम इस सूत्र को आगे भी बना सकते हैं कि फ्लक्स घनत्व है Bm बराबर क्या होता है, Bm फ्लक्स घनत्व बराबर क्या होता है, Fm बटा एरिया, यानी फ्लक्स बटा क्षेत्रफल। तो फाई एम के स्थान पर हम ये भी रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, फाई एम बराबर क्या हो जाएगा, Bm इंटू ए। तो ये भी रख सकते हैं इस सूत्र में। E1 बराबर 4.44 फाई एम की जगह हम रख सकते हैं Bm इंटू ए इंटू N1 इंटू एफ। और E2 के स्थान पर हम रख सकते हैं E2 बराबर 4.44, यहाँ हो गया Bm इंटू ए N2 और F। तो ये हम सूत्र काम में ले सकते हैं। अब ऑप्शन में देखो, पहले में क्या है, E1 4.4 F N1 इंटू फाई एम, यही है, ये सही है। E2 बराबर 4.4 F इंटू N2 फाई एम, ये हो गया, ये भी सही है। अगले में क्या है, E1 बराबर 4.4 फाई N1 Bm A, ये हो गया, ये भी सही है। अगले में E2 बराबर 4.4 फाई 4.4 F N2 Bm इंटू ए, ये हो गया, ये भी सही है। यानी जो दे रखे हैं वो सारे ही विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के समीकरण, यानी ये सभी सूत्र सही है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ई, यानी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी से सेकेंडरी टर्न्स का अनुपात क्या होता है। देखो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है तो प्राइमरी और सेकेंडरी में समान होता है, यानी 1:1 का होता है। यदि स्टेप अप होता है, या इसमें हम के का मान भी कह सकते हैं, तो के का मान इकाई होता है, आइसोलेशन में इकाई होता है। यदि स्टेप अप है तो 1 से अधिक होता है, स्टेप डाउन है तो 1 से कम होता है। तो इसमें आइसोलेशन का यानी वियोजनीय ट्रांसफार्मर का पूछा है, यानी वह ट्रांसफार्मर जिसकी प्राइमरी वोल्टता और सेकेंडरी वोल्टता समान होती है, तो इसका टर्न्स अनुपात भी समान होता है, 1:1 ही होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1:1। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1500 वोल्ट 50 अटैच सप्लाई से जुड़े गए 250 प्राइमरी टर्न और 50 सेकेंडरी टर्न्स वाले सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए फ्लक्स का अधिकतम मान क्या होगा। यानी फ्लक्स का मान पूछा है। क्या क्या दे रखा है देखो, 1500 वोल्ट से जुड़ी, यानी इसका ऐसे क्या हो गया, E1 हम कह सकते हैं, यानी प्राइमरी वोल्टेज बराबर है 1500 वोल्ट। 1500 वोल्ट 50 हर्ट्ज, F बराबर क्या है 50 हर्ट्ज से जोड़े गए 250 प्राइमरी टर्न्स, N1 बराबर क्या है 250 टर्न्स, और 50 सेकेंडरी टर्न्स N2 बराबर क्या है 50 टर्न्स। सिंगल पेज ट्रांसफार्मर में फ्लक्स का अधिकतम मान क्या होगा, फाई एम बराबर ज्ञात करना है। अब ये सूत्र है, इसमें ये मान रखना है केवल। देखो E1 बराबर 4.44 फाई एम N1 इंटू एफ, ये फाई एम ज्ञात करना है, तो सूत्र क्या हो जाएगा, फाई एम बराबर हो जाएगा E1 बट्टा 4.44 इंटू N1 इंटू एफ। E1 का मान क्या है 1500 बट्टा 4.44, N1
250 F50 क्या हो जाएगा 1500। 4.4 को 250 से गुणा करो और 50 से, यानी या ऐसे मान लो 250 को 50 से गुणा करके 4.4 से गुणा करो। 4.4 इंटू 250 इंटू 50, ये हो रहा है 55,500। 55,500 1500 में 55,500 का भाग लगाओ। 1500 भाग 55,500, ये आ रहा है 0.027। 0.027 प्लग से किस में आएगा, वेबर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.027 वेबर। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में देखो 0.027 वेबर। तो राइट आंसर हो गया बी 0.027 वेबर। अगला क्वेश्चन है, एक श्रेणी सर्किट के लिए वेक्टर आरेख तैयार करते समय संदर्भ वेक्टर होता है। श्रेणी सर्किट के लिए, श्रेणी सर्किट के बारे में पूछा है तो संदर्भ वेक्टर हो जाएगा धारा। यदि समांतर सर्किट के बारे में पूछता तो हो जाता वोल्टता। तो इसमें श्रेणी के बारे में पूछा है तो क्या हो जाएगा धारा यानी करंट। बी ऑप्शन में देखो करंट दे रखा है, यानी धारा को या करंट को, तो राइट आंसर हो गया बी करंट। तो एक श्रेणी सर्किट के लिए वेक्टर आरेख तैयार करते समय संदर्भ वेक्टर करंट होता है। तो राइट आंसर हो गया बी करंट। अगला क्वेश्चन है, एक सर्वो मोटर मूल रूप से एक होता है, यानी एक सर्वो मोटर है वो 2 फेज इंडक्शन मोटर होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 फेज इंडक्शन मोटर। देखो किस में है, ए में देखो यूनिवर्सल मोटर, बी में सिंगल फेज प्रेरण मोटर, सी 2 फेज प्रेरण मोटर सही है, डी में देखो 3 फेज प्रेरण मोटर नहीं, ई में देखो 3 फेज सिंक्रोनस मोटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वो मोटर है वो 2 फेज इंडक्शन मोटर होती है। तो राइट आंसर हो गया बी सॉरी सी 2 फेज प्रेरण मोटर। तो राइट आंसर हो गया सी 2 फेज प्रेरण मोटर। अगला क्वेश्चन है, अगर एक 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक जले तो विद्युत की खपत क्या होगी। विद्युत खपत पूछी है, यूनिट पूछे हैं कि एक बल्ब है 100 वाट का, वो 10 घंटे तक प्रचलित हो तो कितने यूनिट ऊर्जा खपत करेगा। तो किस प्रकार से देखेंगे, देखो P का मान क्या है, अगर एक बल्ब है यानी P बराबर है 100 वाट और घंटे समय क्या है, समय है 10 घंटा जलता है, तो यूनिट क्या होगा, यूनिट का मान क्या होगा। तो देखो यूनिट बराबर होता है KWH, यानी वाट इंटू हावर बटा 1000। वाट का मान क्या है 100, घंटे का मान है 10 बटा 1000। तो क्या हो गया 0 से 0, 0 से 0 क्या हो गया 1 KWH या यूनिट, यानी 1 किलोवाट हावर कह सकते हैं या यूनिट कह सकते हैं। तो विद्युत खपत क्या होगी 1 किलोवाट हावर, यानी 1 यूनिट किस में है, सी ऑप्शन में देखो 1 किलोवाट आवर। तो राइट आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, एक शॉर्ट पिच कॉइल के लिए पिच फैक्टर होता है। पिच फैक्टर क्या होता है, पिच फैक्टर बराबर होता है कॉइल पिच बटा पोल पिच, यानी कॉइल अंतराल बटा पोल अंतराल, यानी कॉइल पिच बटा पोल पिच का अनुपात पिच फैक्टर कहलाता है। अब यदि शॉर्ट पिच है तो पिच फैक्टर का मान 21 से कम होगा, लॉन्ग पिच है तो 21 से अधिक होगा, और यदि पूर्ण पिच है या फुल पिच कह सकते हैं, पूर्ण पिच कह सकते हैं, तो इसमें 1 होगा, 1 के बराबर होगा। तो इसमें शॉर्ट पिच के बारे में पूछा है तो शॉर्ट पिच में 21 से पिच फैक्टर का मान 1 से कम होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 से कम, किसमें ए ऑप्शन में देखो 1 से कम। तो राइट आंसर हो गया ए 1 से कम। अगला क्वेश्चन है, बैटरियों को समांतर में क्यों जोड़ा जाता है, यानी बैटरियों को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। बैटरियों को समांतर क्रम में एम्पेयर आवर क्षमता या धारा का मान बढ़ाने के लिए जोड़ा जाता है। श्रेणी में पूछ ले तो वोल्टता बढ़ाने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब ऑप्शन देखो, बैटरी का जीवनकाल बढ़ाने के लिए नहीं, क्षमता बढ़ाने के लिए, करंट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, देखो आगे धारा का मान बढ़ाने के लिए तो सही है, वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए, कोरोजन बढ़ाने के लिए नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया सी, करंट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बैटरियों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो राइट आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, अच्छे डाइलेक्ट्रिक का
डिसिपेंशन फैक्टर के क्रम में होता है। अच्छे डाइलेक्ट्रिक का डिसिपेंशन फैक्टर 0.0002 होता है, यानी 0.0002 होता है। तो राइट आंसर हो गया 0.002। किस में? ए ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हो गया ए 0.0002। अगला क्वेश्चन है किरचॉफ का नियम वाले सर्किट पर लागू होता है, यानी किरचॉफ का नियम कि इनमें से किस प्रकार के परिपथों पर लागू होता है, यानी आरएलसी सर्किटों पर लागू होता है किरचॉफ का नियम, यानी जो पैसिव पुर्जे होते हैं उन पर लागू होता है। अब इसमें दे रखा है लागू नहीं होता है, यानी किरचॉफ का नियम किस प्रकार के परिपथों में लागू नहीं होता है। ए ऑप्शन देखो लम्प्ड पैरामीटर, बी में देखो पैसिव एलिमेंट, सी में देखो वाट मीटर, डी में देखो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, ए में नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स पर लागू नहीं होता है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। अगला क्वेश्चन है रिजर्व पावर का इस्तेमाल में होता है। ऑप्शन देखो रिजर्व पावर का इस्तेमाल इनमें से किस में होता है, यानी जो हम शक्ति को रिजर्व करके रखते हैं वो किस में प्रयोग करते हैं? जनरेटिंग स्टेशनों में, यानी जो उत्पादन युक्तियाँ वहाँ सही है। डीसी मोटर में नहीं, ट्रांसफार्मर में नहीं, ट्रांसमिशन स्टेशन में नहीं, घरेलू विद्युत की आपूर्ति में नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनरेटिंग स्टेशनों में, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा, जनरेटिंग स्टेशनों में। अगला क्वेश्चन है देखो दर्शित स्टार सर्किट का समतुल्य डेल्टा सर्किट में बदलिए, यानी स्टार में दे रखा है और डेल्टा में पूछा है कि ये जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो डेल्टा में क्या होगा। स्टार में दे रखा है और डेल्टा में पूछा है। किस प्रकार का आरेख है? एक स्टार में आरेख दे रखा है और इस आरेख में क्या दे रखा है? R1 बराबर क्या दे रखा है? R1 बराबर दे रखा है 1.67 ओम, 1.67 ओम। R2 का मान क्या दे रखा है? 5 ओम, R2 बराबर है 5 ओम, R2 बराबर है 5 ओम। और R3 का मान क्या दे रखा है? 2.5 ओम, 2.5 ओम। ये प्रतिरोध दे रखे स्टार में। अब इसका मान पूछा है तुल्य डेल्टा प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार में हम ज्ञात करते हैं, इसका एक अलग से वीडियो भी मैंने डाल रखा है। जबकि देखो स्टार से डेल्टा में प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो सूत्र क्या हो जाएगा? पहला प्रतिरोध RA बराबर क्या हो जाएगा? R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 बट्टा R1। R1 का मान क्या है? 1.67 इंटू 5 प्लस R2 क्या है? 5 इंटू R3 का मान है 2.5 प्लस R3 का मान है 2.5 इंटू 1.67 बट्टा R1 का मान क्या है? 1.67। अब देखो 1.67 को 5 से गुणा करो, कितना आ रहा है? 1.67 इंटू 5 8.35, 8.35 प्लस 5 को 2.5 से गुणा किया, कितना आ रहा है? 12.5 प्लस 2.5 को 1.67 से गुणा करो, 2.5 को 1.67 से तो आ रहा है 4.175, 4.175 बट्टा 1.67। इन तीनों को जोड़ लो, 8.35 प्लस 12.5 प्लस 4.175, 12.5 प्लस 4.175 तो ये आ रहा है 25.05 समथिंग आ रहा है, जबकि राउंड फिगर में 25 बट्टा 1.67। 25 में 1.67 का भाग लगाओ, क्या आ रहा है? 14.98, 14.98, यानी इसे राउंड फिगर में हम 15 कह सकते हैं। तो लगभग आ रहा है 15 ओम। RA का मान कितना हो गया? RA बराबर है 15 ओम। अब RB ज्ञात करना है। RB ज्ञात करना है तो RB बराबर हो जाएगा, ये RB यहाँ पे हो जाएगा R2
तो यहाँ पे हो जाएगा R2 का मान क्या है 5, तो यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो गया 5, तो यहाँ हो जाएगा 25 में 5 का भाग लगाया तो 5 ओम। तो RB बराबर क्या हो जाएगा 5 ओम। RC ज्ञात करना है तो RC बराबर यहाँ हो जाएगा R3 का मान है 2.5, तो ये हो गया 2.5 और ये हो गया 2.5, तो ये कितना हो जाएगा 25 में 2.5 का भाग लगाएंगे तो आएगा 10 ओम। तो RC बराबर हो जाएगा 10 ओम। तो ये मान आ गए। R1 का मान क्या हो रहा है 15, RB 5, RC 10। ऑप्शनों में देखो यानी 15, 5 और 10 किस में है। ए ऑप्शन में देखो 10, 15 और 5, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में भी नहीं है, ई में भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो गया ए, 10 ओम, 15 ओम और 5 ओम। तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा 10 ओम, 15 ओम और 5 ओम, यानी ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से क्या एक ट्रांसफार्मर का घटक है, यानी इनमें से ट्रांसफार्मर का घटक क्या है। प्राइमरी वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर में, कोर भी होती है, कॉइल ये भी होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग ये भी होती है, उपरोक्त सभी तो ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो गया ई, उपरोक्त सभी, यानी ये जो दे रखे हैं वो सभी ट्रांसफार्मर के घटक है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट पर अचानक उत्पन्न होने वाले अधिकतम वोल्टेज को क्या कहा जाता है। यानी इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन या वितरण सर्किटों पर अचानक जो उत्पन्न होते हैं वोल्टेज उसे हम आर्क कहते हैं। अचानक होने वाले उत्पन्न वोल्ट को हम क्या कहेंगे, तो इसे हम सर्ज वोल्ट कहेंगे। यानी कई बार क्या होता है कि वोल्टता में अचानक परिवर्तन हो जाता है, अप्रत्यक्ष से जो तड़ित प्रहार होता है इसके कारण भी होता है ये, तो इसे हम सर्ज वोल्ट कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर्ज, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से क्या कम वोल्टेज वाले सिस्टमों में ज़्यादा करंट के लिए सबसे किफ़ायती सुरक्षा है। यानी कम वोल्टेज LT सप्लाई में सुरक्षा के तौर पर कौन सा प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखो सुरक्षा उपकरण के तौर पर लो टेंशन यानी कम वोल्टेज वाले सिस्टमों में ज़्यादा करंट से सुरक्षा के लिए, तो ऑप्शन देखो रिवाइंडेबल फ्यूज सही है, आइसोलेटर नहीं, सर्किट ब्रेकर नहीं, वोल्टेज रेगुलेटर नहीं, एयर ब्रेक स्विच नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी पूर्ण तार स्थापित फ्यूज, यानी किटकेट फ्यूज भी कह सकते हैं या पूर्ण तार स्थापित फ्यूज भी कह सकते हैं, या इसे हम रिवाइंडेबल फ्यूज भी कह सकते हैं। इसका प्रयोग हम निम्न वोल्टता वाले सिस्टमों में अतिधारा को रोकने के लिए यानी अतिधारा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो गया ए, रिवाइंडेबल फ्यूज। अगला क्वेश्चन एक ट्रांजिस्टर में एमीटर करंट का मान लगभग क्या होगा यदि कलेक्टर करंट का मान 0.9 मिली एम्पियर है, बेस करंट का मान 20 मिली एम्पियर है। तो देखो क्या कह रहा है कि एक एम ट्रांजिस्टर के अंदर एमीटर करंट का मान क्या होगा। क्या क्या दे रखा है इसके अंदर, इसमें दे रखा है कलेक्टर करंट IC का मान क्या दे रखा है, कलेक्टर करंट का मान दे रखा है 0.9 मिली एम्पियर। IB का मान क्या दे रखा है, IB का मान दे रखा है 20 मिली एम्पियर और IE का मान क्या होगा, एमीटर करंट का मान क्या होगा ज्ञात करना है। तो ट्रांजिस्टर के अंदर IE बराबर होता है IC प्लस IB, यानी एमीटर करंट बराबर कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। कलेक्टर करंट का मान क्या है 0.9 मिली एम्पियर प्लस इसका मान कितना है 20 मिली एम्पियर, कितना हो गया 20.9 मिली एम्पियर। अब ऑप्शन में क्या दे रखा है, ये नहीं दे रखा है और लगभग पूछा है, एमीटर करंट का मान लगभग क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 20.9 के स्थान पर हम 21 मिली एम्पियर भी लिख सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 21 मिली एम्पियर, यानी ई ऑप्शन इसका सही होगा 21 मिली एम्पियर। तो ये थे कुछ इस पेपर से संबंधित प्रश्न। शेष जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक है साथियों।